गिरिडीह के रहने वाले सूरज यादव की चर्चा आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। एक ऐसे कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाले सूरज यादव, जिनके कमरे को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे में रह पाना भी उतना आसान नहीं होगा जिस 10 बाय 10 के कमरे में रहकर उन्होंने जेपीएससी की तैयारी की और नौकरी भी ली है। सूरज यादव की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सूरज यादव ने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर वहां डिलीवरी कर वहां से पैसे कमाकर और फिर जो है जेपीएससी में सफल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरज हैं। अब सूरज की जब नौकरी हुई है तो ये राज्य के अलग अलग जगहों पर बीडीओ और सीओ बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी हैं। सूरज जी, डिलीवरी बॉय वाले जेपीएससी के लड़के के रूप में आपकी पहचान हुई है? हाँ बिल्कुल। अभी तो लोग मुझे इसी रूप में जान रहे हैं कि मैं पहले डिलीवरी बॉय था और अभी मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। बात सही भी है क्योंकि मैंने 2024 सितंबर से मैंने स्विगी ज्वाइन किया था और उस समय से मैं रिजल्ट आने से पहले तक मैं स्विगी बॉय के रूप में काम कर रहा था। मैं घर घर जाकर के खाना पहुंचा रहा था और मैं रैपिडो भी चला रहा था। तो घर घर जाकर खाना पहुंचाना और रैपिडो चलाना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये आसान था? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। खास करके देखिए, समय मैनेज थोड़ा बहुत हो जाता था, तो डिस्टरबेंस थी, बट मुझे कहीं क्लास नहीं जाना पड़ता था। सेल्फ स्टडी पे मेरा चल रहा था सर पढ़ाई। तो 5 घंटे काम करने के बावजूद मेरे पास समय होता था कि मैं पढ़ लूं। मुझे दिक्कत फील्ड में दिक्कत होती थी। मुझे वहां पे थोड़ा सा अजीब लगता था ये काम करने में। हाँ, अच्छा काम है, काम कोई छोटा नहीं होता है, बट अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन आपका बहुत बढ़िया है और मेरे पास डिग्री, मैंने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, अभी लॉ का भी पढ़ाई में कर रहा हूँ। और जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे बहुत रिग्रेट फील होता था। लोगों के घर पहुंचाता था, मुझे टिप मिलते थे। तो टिप लेते थे कभी? हाँ, मैं ले लेता था क्योंकि वो जिस काम के लिए मैं कर रहा था वो मेरे लिए पैसा था, तो पैसा ही मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता था वहां पे। तो अगर कोई टिप देते तो मैं ले लेता था। मांगता नहीं था किसी से, मैं मांगने वाला काम बिल्कुल नहीं करता था, बट कोई अगर दे रहा है खुशी से तो मैं ले लेता था। तो कैसे फिर जब नौकरी हुई तो कितने घंटे पढ़ते थे उससे पहले? करीब 8 घंटे का मेरा एवरेज रहता था। और एग्जाम के दौरान तो ऑब्वियस है सबका जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है अगर आप मेंस जब लिख रहे होते हैं, पीटी लिख रहे होते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू जो पढ़ाई स्टडी का जो टाइमिंग होता है वो 8 घंटे होते हैं। एवरेज बता रहा हूँ। किसी दिन आप 10-12 घंटे पढ़ ले, किसी दिन हो सकता है 6 घंटे पढ़े, क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर कहीं पे चले गए हैं तो। लेकिन एवरेज मेरा जो होता था ना प्रत्येक दिन का डेली बेसिस पे, तो 8 घंटे का होता था। अब कमाई कितनी हो जाती थी डिलीवरी कर? 5 घंटे काम करने से 300 के अराउंड हो जाता था, 3-3.5। हाँ, डेली बेसिस पे। तो मतलब 9 से 10 हजार रुपए हर महीने? हाँ, उतना हो जाता था। तो घर से पैसे नहीं आते थे? कैसे पढ़ाई चल रही थी? शुरू में तो हेल्प हुआ था, जैसे मेरे पिताजी ने और मेरे फादर इन लोगों ने शुरू में हेल्प किया, मतलब काफी उन्होंने हेल्प किया। जहां तक कोई भी जो परिवार है आपको कितने दिनों तक हेल्प करेंगे। एक तो मेरा विवाह हो गया है, मेरा बच्चा भी है, स्कूल भी जा रहा है, वो उसका भी फी देखना है, उसके भी। तो डिलीवरी बॉय कर ही उसकी फीस भी भरी आप? लास्ट में मैंने वैसा किया था, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो परिवार सपोर्ट कर रहे थे काफी। लेकिन कोई भी परिवार आपको कितने साल तो सपोर्ट करेगा, बात ये भी ना उठता है कि, और अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है कि मैं अब तो भाई 18 से तैयारी कर रहा हूँ, 25 हो गया, 2025 हो गया है, 6-7 साल तक आप पढ़ाई कर रहे हो। घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं कि मैं आसानी से पढ़ सकूं। मैं 5-5 रुपए के लिए भी मैं पैदल गया हूँ, मतलब भाड़ा ना देना पड़े इसलिए मैं कभी कभी पैदल जाता था। 1-2 किलोमीटर का सफर है तो मैं पैदल तय कर लेता था। मैं पैसा बचाने पे, क्योंकि वो स्थिति मैंने देखी है ना मेरे पास। कभी कभी अगर कैसे बताओ कि अगर मतलब अगर सब्जी उब्जी नहीं रहा ना तो कुछ ऐसे मैनेज करके खा लेता था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो वो चीज मुझे समझ में आ रही थी कि परिवार की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं मतलब आराम से पढ़ाई कर सकूं। तो इसीलिए मुझे कुछ अल्टीमेट करना था ताकि मैं कम से कम अपना खर्च उठा सकूं। और इसीलिए मैंने कई जगह पढ़ाया भी है। हजारीबाग में जब मैं गया 22 में, तो वहां पे मैंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया भी था। 1.5 साल पढ़ाया। करीब 5,000 रुपये एवरेज इनकम वहां हो रही थी प्रत्येक मंथ में मेरा, 5-5.5 के आसपास में। तो उससे मेरा खर्च चल जा रहा था। बट मेंस के बाद क्या हुआ ना कि 2024 में जब मैं दूसरी बार मेंस लिखा, उसके बाद से स्थिति बदल गई पूरी तरह से। कोचिंग सेंटर वाले कोई मुझे पढ़ाने का मौका नहीं दे रहे थे और मुझे आगे की भी पढ़ाई करनी थी, क्योंकि हम कंफर्म नहीं थे ना कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। हाँ, अच्छा गया था, ये बात था कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है,
बट कोई भी बच्चा अगर कंफर्म नहीं बोल सकता कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, तो मुझे आगे की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि मेरा जिद था कि मुझे जेपीएससी करना है, किसी भी तरीके से करना है, एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है तो करना है, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे मैं अपनी स्थिति, मेरे अपने परिवार की स्थिति, अपनी स्थिति को मैं ऊंचा कर सकता जब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो वाइफ किस तरीके से सपोर्ट करती थी, क्या कहती थी? था। वाइफ मेरी बहुत सपोर्टिव रही है। मैं शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली। विवाह के आज तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो होता है जीवन साथी, वो डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है उनका। ऑब्वियस होना भी चाहिए। अगर आप मतलब किन्हीं को लाते हैं अपने घर में, तो उनके इच्छाओं को भी पूरा करना चाहिए। ये सब के अंदर होता है। उनका भी इच्छा होता है कि मेरे इच्छाओं को मेरे हस्बैंड पूरा करे। बट वो चीज वो समझ रही थी कि हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखा, और जो भी उनको कहीं से भी पैसे मिलते पूरा बचा के रखती थी मेरे लिए, और जब जरूरत पड़ता तो मुझे भेज देती थी। अच्छा, मतलब कोई गुड़ लगाए दिया तो कहा रखो, हाँ, रखो, तुमको देंगे। हाँ, बस वो बचा के रखती थी। वो सेविंग करती थी बहुत अच्छा से। उसके पापा दिए, सिस्टर दी, मेरी सिस्टर को दी, तो वो पैसा रखती थी, वो खर्च नहीं करती थी। और जब भी जरूरत पड़ता मुझे, तो अब मैंने कई बार एलएलबी का एडमिशन लेने के लिए उनसे पैसे लिए, और ऐसे बीच में देती थी। बट वही था कि वो काफी सपोर्टिव रही है शुरू से ही। तो अब नौकरी हो गई तो अब सारा घुमा दीजिएगा या फिर? घुमाने के सवाल तो होता ही नहीं, क्योंकि पति पत्नी में अपना और मेरा कुछ तो होता ही नहीं है। जो है सो अपना है, हम दोनों का है। बट मेरा इच्छा ये है कि अब मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करूं। कितने जीपीएससी कितनी बार आपने दी? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 2021-22 में मैंने पहली बार फेस किया। मेंस तक गया, मेंस लिखा था, लेकिन 7 नंबरों से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और फाइनली सिलेक्शन हुआ। कौन सा रैंक इस बार? मेरा 110 रैंक है, और डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ है। अगर पोस्टिंग होगी तो क्या मिलेगा और कब तक इस पोस्टिंग की तक उम्मीद है? देखिए, सरकार गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है कि जल्दी पोस्टिंग कर दिया जाए, और इसमें डिप्टी कलेक्टर के तौर पे कहीं बीडीओ, सीओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में कहीं पर भी पदस्थापित किया जाता है राज्य के अंदर में। जो लोग झारखंड से हैं, जो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है, पढ़ाई कैसे करेंगे, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मेरा मानना यह ना कि पैसा कभी भी पढ़ाई के बीच में बैरियर नहीं बना है। बट वो है ना कि आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। मैं तो आप चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा वायरल हो गया तो लोग मुझे जानने लगे, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको पैसे के घोर अभाव है, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। बट वो सक्सेस अभी तक नहीं हुए हैं, उस लेवल पे आए नहीं है, तो उनकी कहानियां छुपी हुई है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से बच्चे को जानता हूं कि जो पैसे के अभाव में भी पढ़ रहे हैं, किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई कहीं भी शिक्षा के बीच में बैरियर नहीं बना है, बस आपको सोचना सही तरीके से। हिंदी माध्यम था आपका? हाँ, मेरा हिंदी माध्यम से। लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ज्यादा टैलेंटेड होंगे, आपने हिंदी मीडियम से भी पास किया? नहीं, देखिए, हिंदी और इंग्लिश जो है ना, ये एक बोल सकते हैं कि संपर्क का माध्यम है, एक भाषा है। तो आपके टैलेंट को ना भाषा नहीं कभी डिफाइन कर सकता है। अब हमारे खोटा में देखिए कितने अच्छे अच्छे विद्वान हैं। विनोदास सर हैं, विनोद सर है, एक के झा सर थे, पानुरी, जो हमारे पानुरी जी थे, वो तो 10वीं पास थे, लेकिन अभी खोटा में सबसे महानतम कविता उपाधि उनको मिला हुआ है। तो भाषा जो है ना, किसी के टैलेंट को डिसाइड नहीं करता है। और जेपीएससी में खास करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आ रहे हैं, इसमें कोई थी नहीं। अगर हिंदी से कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप डिमोरलाइज ना हो, आप तैयारी करें, आपका रिजल्ट होगा, बस आपको उस पर फोकस रहना है। जब अधिकारी बन जाएंगे तो आज के अधिकारियों की बहुत सारी शिकायत आती है कि एसीबी पकड़ कर ले गई, घूस लेते हैं। इन चीजों को क्या कुछ कम करेंगे या कैसी कार्यशैली होगी अधिकारी बनने के बाद? पहली बात तो अभी मैं बाहर हूँ, डिपार्टमेंट में हूँ नहीं, और जब मैं डिपार्टमेंट के अंदर जाऊंगा तो पहले तो वहाँ उस चीज़ों को, माहौल को समझना ही पड़ता है कि भाई किस तरह से कार्यशैली वहाँ की है। अभी मैं वहाँ पे जज नहीं कर सकता कि वहाँ घूस ही ले रहा होगा, सब कोई करप्ट ही होंगे, ये मैं यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकता। बट अगर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ आता है तो मैं जरूर इस पे कुछ एक्शन लूंगा, जो भी विधि सम्मत होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तरह से करप्शन ही हटा दूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यवहार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा अपने पूरे जीवन शैली में कि
इस पे जहां तक हो सके मैं नकेल कर नकेल। 10 बाय 10 का ये कमरा है, एक बार थोड़ा ऊपर दिखाइए। सीलन भी लग रहे हैं कमरे में। सूरज का ये कमरा, कितने दिनों से सूरज आप यहाँ रह रहे हैं, और सीलन भी लग रहे हैं। जो रांची के बाहर रहते हैं लोग, जो सोचते हैं कि कैसा कमरा रहता होगा, कैसा किराया लगता होगा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे करीब 6 साल से रह रहा हूँ इस कमरे में। तो कमरा जो होता है ना, आप उसको अच्छे कमरे और खराब कमरे नहीं होते हैं। कमरा आपको बनाना होता है कि आपके लिए कौन सा कमरा बेहतर है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो कंफर्ट नहीं होते इस तरह के कमरे में, और बहुत लग्जरियस कमरा उनको चाहिए पढ़ने वढ़ने के लिए, तो वो जरूरी नहीं होता है। बस आपको उस कमरे को ना अपने अनुसार डिजाइन कर लेना है। किताबें किधर रखनी है, खाना बनाने वाले किधर रखना है। एक ही रूम में आपका खाना भी पक रहा है, किताबें भी रखी गई है। बस यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जब रूम आपका सिस्टमेटिक वे से जब रहेगा ना, तो पढ़ने में मन लगेगा। किताब एक जगह पे है, एक जगह पे हमारे कपड़े हैं, एक जगह पे, मतलब सिस्टमेटिक वे में मेरा सजाया हुआ है। छोटा सा कमरा है बट सजाया हुआ है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको मन लगा रहेगा पढ़ने में। आपको मेरे जो होता है ना कि आसपास का माहौल जो होता है ना पॉजिटिव बना रहता है। तो और पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली खुशी किसे मिली थी रिजल्ट के बाद? मैंने सबसे पहला कॉल अपनी वाइफ को किया था। वो सोई हुई थी उस वक्त, तो मैंने बोला वीडियो कॉल करो, क्योंकि मैं रो रहा था उस वक्त। तो वो भी जब सुनी तो भी रोने लगी। हम लोग दोनों भावुक थे। उसके बाद वहाँ पे दीदी लोग भी थे, क्योंकि मेरी दीदी के साथ ही रहती है वो। मैं अपनी वाइफ की जिम्मेवारी मैंने अपनी दीदी को सौंप दी थी, तो वो सारा देख रही थी उनको। तो वो सब काफी खुश थे। पापा को जब पता चला वो भी काफी खुश थे। मम्मी रोने लगी थी वो भी। बट पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि एक पूरे परिवार की जो सेंटर पॉइंट बोला जाए तो हम ही थे। क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ। मेरे सास ससुर की यहाँ भी वैसी ही स्थिति है। तो सेंटर पॉइंट में था, और सबको आशा थी कि कुछ अगर हो जाता तो बेहतर रहता। तो जब ऐसा रिजल्ट आया तो सभी लोग खुश थे, बहुत खुश थे। कुछ लोग ज्यादा खुश करके भावुक भी हो गए। पापा खुश थे, मम्मी खुश थी, मेरे सास ससुर खुश थे। तो घर में पता था कि डिलीवरी बॉय करते हैं? वाइफ को पता था, मम्मी पापा को नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता था। मैंने बोला था कि मत बताओ, क्योंकि ये काम मेरे अकॉर्डिंग सूट नहीं करता था। तो क्योंकि उन लोगों को लगता था कि कहीं पढ़ाता तो बेहतर रहता। क्योंकि मैं पढ़ाता खराब नहीं हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे मेरे साथ मेंस लिखे हैं, ठीक है। बट होता है ना कि कहीं मौका नहीं मिल रहा था मुझे, कहीं कोई इस प्रतिभा को पहचान नहीं पाया। हाँ, तो वो चीज था। जहाँ पे मैंने पढ़ाया वहाँ के बच्चे आज भी कांटेक्ट में हैं, वो मेंस भी लिखे मेरे साथ में। लेकिन रांची में कहीं मुझे मौका नहीं मिला, तो ये काम करना पड़ा मुझे। बिल्कुल, हमारे साथ सूरज थे, जिसने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जेपीएससी का संघर्ष किया, किस तरीके से उनकी नौकरी हुई, और उससे पहले की उनकी जिंदगी कैसी रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।